हाँ जियाद, स्क्रीन दिख रही है आपको मॉनिटर की? यस सर। ओके, तो ये हमारा जो सिलेबस है उसका पहला प्रोग्राम है। हम यही से अब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम अब जो सिलेबस में आएगा टॉपिक कोई पढ़ेंगे हम, उसके रिलेटेड जो प्रैक्टिकल है वो हम साथ साथ करते जाएंगे। ये ऑलरेडी हमने किया है, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा आज रिवाइज करूंगा जल्दी जल्दी। पहला जो हमारा प्रोग्राम है दैट इज प्रोग्राम फॉर एडिंग टू नंबर्स। इसमें मैंने वो उस टॉप पे लिखा भी है, प्रोग्राम फॉर एडिंग टू नंबर्स। ये एक कमेंट बनाया है मैंने, इसमें मैंने डबल स्लैश स्टार्ट में यूज़ किया है। जब हम डबल स्लैश यूज़ करते हैं तो ये कमेंट बन जाता है। दैट मीन्स ये हमारे प्रोग्राम में दिखेगा, लेकिन ना ही ये कंपाइल होगा और ना ही ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चले कि हम प्रोग्राम में कहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने जो हमारी, आप प्लीज़ म्यूट कीजिए सभी। तो उसके बाद हम जो मेन फंक्शन है वो यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, जो हमें एग्जीक्यूट करना होता है। इसका नाम मेन है और इसका रिटर्न टाइप हमने वॉइड रखा है। आगे मैं आपको समझाऊंगा, अगर हम रिटर्न टाइप कहीं पे चेंज करेंगे वो मैं समझाऊंगा। अभी आप ये याद रखो कि हम वॉइड यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है हम अपने प्रोग्राम में से कंपाइलर को कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे इंट लिखा है, इंट के साथ a कामा b कामा x। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि हम जब डिक्लेयर कर देते हैं वेरिएबल्स को, हम उनको अलग अलग लाइन्स पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं और एक ही लाइन में भी उनको डिक्लेयर कर सकते हैं, एक ही डेटा टाइप यूज करके। हमने यहाँ पे इंट लिखा है, इसके साथ a b और x को हमने सेपरेट किया है यूजिंग कॉमास। तो दैट मीन्स a एक वेरिएबल नाम है, b भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। इसके बाद हम यूज सर यस, हेलो, कोई कुछ बोल रहा था? कोई कुछ बोल रहा था, आवाज आई मुझे बीच में, अब चुप हो गई सभी। मुझे बोलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके यस सर। ओके ओके। तो क्लियर स्क्रीन, इसके बाद हमने स्टेटमेंट यूज किया है, तो इससे क्या होगा, जो प्रीवियस कंटेंट्स होंगे डिस्प्ले स्क्रीन के वो क्लियर हो जाएंगे। ये हम अब जितनी जगह चाहेंगे उतनी जगह इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम आउटपुट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, सी आउट। इट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट। तो यूजुअली जो हमारा सिस्टम होता है, इसका जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है दैट इज स्क्रीन, दैट इज मॉनिटर। तो इसको हम यहाँ पे सी आउट को यूज करते हैं। इसके बाद आउटपुट ऑपरेटर को यूज करते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं लेस देन के थ्रू। और इसके बाद हमने एक मैसेज डिस्प्ले कर दी है, एंटर वैल्यू ऑफ ए। तो फिर उसको रीड जब करेंगे तो हम किस तरह से इसको वेरिएबल में डाल देंगे। इसको वेरिएबल में डालने के लिए हम सी इन यूज करते हैं, कंसोल इनपुट, विच स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस विच इज कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से जो भी वैल्यू मिलेगा उसको हम डाल देते हैं ए में। तो ये ग्रेटर देन स्टैंड्स फॉर आउटपुट, इट इज इनपुट ऑपरेटर। इसके बाद फिर से हमने सेम वही रिपीट किया है, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ बी, एंड उसके बाद सी इन बी, दैट इज बी में हम दूसरा वैल्यू डाल रहे हैं। इसके बाद हमने लिखा है x इज इक्वल टू ए प्लस बी। दैट मीन्स ए और बी में जो भी वैल्यू आएगा उसको ऐड किया जाएगा और उसका जो रिजल्ट होगा वो x वेरिएबल में डाला जाएगा। इसलिए हमने 3 वेरिएबल यूज किए हैं। इसके बाद हम रिजल्ट डिस्प्ले करा रहे हैं, किस तरह से हम लिख रहे हैं सी आउट, फिर डबल कोट्स में हम रिजल्ट इज इक्वल टू लिख रहे हैं, और उसके बाद फिर से हम आउटपुट ऑपरेटर यूज करने के बाद x लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, रिजल्ट सीधे ऐसे ही डिस्प्ले हो जाएगा जैसे हमने डबल कोट्स में इसको रखा है, लेकिन x विदाउट डबल कोट्स रखा है। दैट मीन्स x की जगह क्या होगा, x की जगह उसका वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा, उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसके बाद हमने गेट से लिखा है, जिससे हम स्क्रीन को होल्ड करते हैं, ताकि यूजर जब तक कोई की प्रेस नहीं करेगा तब तक हमारी आउटपुट स्क्रीन हमें दिखनी चाहिए। तो इसको हम कंपाइल करते हैं। ये हमने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है इसमें। इसके बाद हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, एंटर वैल्यू ऑफ ए हम 45 देंगे ए का वैल्यू। इसके बाद एंटर वैल्यू ऑफ बी हम देंगे फॉर एग्जांपल 65, और जब हम रिजल्ट देखेंगे रिजल्ट इज 110। तो इसी तरह से आप कोई भी उसको इनपुट यहाँ से दोगे, ये आपको ऐड करके देगा। लेकिन कुछ और कंसेप्ट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक आप इतना याद रखो कि हमारा प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है। तो इसका मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि आप इसका सब्ट्रैक्शन वाला प्रोग्राम भी बनाओ। अगर आपको एग्जाम में एडिशन नहीं आया, सब्ट्रैक्शन आया, तो आपको सिंपली उसको a प्लस बी के बदले a माइनस बी लिखना है, बाकी प्रोग्राम सेम रहेगा। सिमिलरली अगर मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम है, आपको a प्लस बी के बदले उसको a स्टार b लिखना है,
तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आपको बोला जाएगा कि डिवाइड का प्रोग्राम आप लिखो, आप उसमें लिखोगे x इज इक्वल टू a फॉरवर्ड स्लैश b, क्योंकि इसमें C++ में हम डिवाइड करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। लेकिन उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप इंट उस टाइम यूज नहीं करोगे, आप इंट की जगह लिखोगे फ्लोट a कामा b कामा x, क्योंकि अगर आप वहां पे इसको एज इंट लोगे तो जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो इग्नोर किया जाएगा, वो सेव नहीं होगा, ना ही आपको डिस्प्ले हो जाएगा। इसलिए डिवीजन के वक्त आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि डिक्लेयर करते वक्त आप वहां पे फ्लोट करोगे। उसके बिना भी कुछ तरीके हैं जिसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं, जो लास्ट टाइम मैंने एक पता नहीं कौन कौन स्टूडेंट आया था, मैंने थोड़ा सा दिखाया था, लेकिन अभी जब मैं आपको बोलूंगा वो सब चीजें याद रखने के लिए तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी इजी मेथड यही है, आप इसको फ्लोट डिक्लेयर कर दीजिएगा ऊपर और नीचे आप लिखोगे x इज इक्वल टू a फॉरवर्ड स्लैश b, तो डिवाइड हो जाएगा, आपका रिजल्ट x में आ जाएगा, आप उस रिजल्ट को डिस्प्ले करा सकते हो। ये हमारा प्रोग्राम हो गया, पहला वाला प्रोग्राम जो ऑलरेडी किया था। लेकिन जो कल का टॉपिक था, हमें परसों का टॉपिक हमें था कि कंडीशनल एग्जीक्यूशन क्या होता है, या जिसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग हम किस तरह से करते हैं। उसमें हमने पढ़ा था इफ और इफ एल्स, दैट मीन्स इफ स्टेटमेंट को हम किस तरह से यूज करते हैं। उसी के रिलेटेड जो दूसरा प्रोग्राम हमारे सिलेबस में है वो है, उसको बोलते हैं हमें जो प्रोग्राम है दैट इज ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। लेकिन 3 नंबर्स को करने से पहले हम ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर्स वाला प्रोग्राम कर देते हैं। ऑलरेडी मैंने करके रखा है, क्योंकि टाइपिंग में फिर टाइम लगता है, वो तब तक डिस्कनेक्ट हो जाता है हमारा सेशन। तो इसके लिए हमें यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा किस तरह से हमने क्या किया है। हमने लिखा है प्रोग्राम टू चेक ग्रेटर अमंग 2 अनइक्वल नंबर्स। अनइक्वल क्यों लिखा है? क्योंकि अगर हम जो यूजर होगा वो यहाँ से इक्वल नंबर्स भी देगा। फॉर एग्जाम्पल वो देगा 35 और 35, दोनों वैल्यूज 35 देगा, और हमें यहाँ से बोलना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है। लेकिन जब आपको फिर प्रोग्राम में वो सब चीजें टैकल करनी पड़ेगी, उसमें स्टेटमेंट्स का साइज बढ़ जाएगा। हमें पहले ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो इनपुट वैल्यूज मिल रहे हैं वो सिमिलर तो नहीं है, इसलिए हम पहले ही एज्यूम कर लेते हैं कि जो वैल्यूज इनपुट करने वाला है यूजर, दोज आर अनइक्वल नंबर्स, दैट मीन्स वो सिमिलर नंबर्स नहीं होंगे। तो इनको चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन को वैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं जैसे ऑलरेडी हमने इससे पहले किया था। सिमिलर वैसा ही कंसेप्ट है, हम इंक्लूड कर रहे हैं iostream.h को, conio.h को, हम वाइड मेन को यूज कर रहे हैं, बीच में क्लियर स्क्रीन को यूज कर रहे हैं, और एंड पे गेट ch को यूज कर रहे हैं। लेकिन अब जो मेन हमारा प्रोग्राम है, इसका कंसेप्ट है वो क्या है कि मैं आपको नंबर्स दे रहा हूँ, मैं सभी सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ कि ए और बी में से आप बड़ा देखो, बड़ा नंबर कौन सा है। लेकिन ए और बी को वैल्यूज तो देने हैं, तो वैल्यूज कौन देगा? वो यूजर देगा। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट देगा वैल्यू, ए को देगा 35, बी को देगा 20, फिर वो बोलेगा ए बड़ा है। कोई देगा ए को 20, बी को देगा 45, वो बोलेगा बी बड़ा है। तो सिमिलरली हमारा कंप्यूटर सिस्टम हमारे प्रोग्राम के थ्रू वैसे ही हमें कंपेयर करके देना चाहिए कि बड़ा वैल्यू कौन सा है और छोटा वैल्यू कौन सा है। तो किस तरह से करेंगे हम सिंपली पहले ए और बी को वैल्यूज दे देंगे, वो रीड कराएंगे। उसके लिए हमने एक स्टेटमेंट लिखा है। इससे पहले हमें प्रोग्राम में देखा हमने 2 स्टेटमेंट्स लिखे थे रीड करने के लिए 2 वैल्यूज को। लेकिन यहाँ पे आगे आहिस्ते आहिस्ते हम सीख रहे हैं कि हम एक ही स्टेटमेंट के थ्रू एक से ज्यादा वैल्यूज रीड करा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, दैट मीन्स ए और बी का हम एक साथ बोल रहे हैं, इसको आप वैल्यू एंटर कर दो। तो सीन के बाद हम लिख रहे हैं इनपुट ऑपरेटर ए, फिर से इनपुट ऑपरेटर बी, दैट मीन्स हम दोनों वैल्यूज को एक ही स्टेटमेंट के थ्रू रीड करा रहे हैं। अब जब ए और बी का वैल्यू आ गया हमारे पास, अब हम इफ कंडीशन यूज करेंगे, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा था कल, इफ किस तरह से काम करता है और इफ एल्स किस तरह से काम करता है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है। ए बी से किस तरह से बड़ा होगा? जब इसकी एक्चुअल वैल्यूज हम देंगे। फॉर एग्जांपल ए का वैल्यू हमने दिया है 35 और बी का 20 दिया है। इन दैट केस ए विल बी ग्रेटर देन बी, दैट मीन्स 35 विल बी ग्रेटर देन 20। तो जब ये बड़ा होगा फिर ये कंडीशन मानी जाएगी इट इज ट्रू, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है। माना जाएगा कि ये जो कंडीशन है ये ट्रू है, ये करेक्ट है। तो जब ये ट्रू होती है तो इफ पोर्शन वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हमने एक ही स्टेटमेंट लिखा है। इसका मतलब है सी आउट ए इज ग्रेटर देन बी एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें डिस्प्ले में मिल जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी, और एल्स पार्ट में ये नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमने
ए का वैल्यू छोटा दिया है और बी का बड़ा दिया है, दैट मीन्स ए का 10 दिया है और बी का 30 दिया है, फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 10 इज नॉट ग्रेटर देन 30। तो इन दैट सिनेरियो ये जो पहला स्टेटमेंट है इफ वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तब क्या होगा, एल्स वाले पार्ट में ये जाएगा और ये डिस्प्ले कर देगा बी इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि इसका कंट्रोल इन केस ऑफ ट्रू, जब कंडीशन ट्रू होती है इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, जब कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स, जो मैंने टू वे बोला है, टू वे डिसीजन मेकिंग, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और बी इज ग्रेटर देन ए हमें डिस्प्ले हो जाएगा। हम पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं और उसके बाद हम थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा, पहले इसको मैं कंपाइल करता हूँ, इसके बाद मैं इसको रन करूंगा। एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल दूंगा 25 ए का वैल्यू और बी का वैल्यू मैं दूंगा 10। तो जब हम देखेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, दैट मीन्स कौन सी मैसेज डिस्प्ले होगी, जो इफ वाले पोर्शन में हमने लिख के रखी थी। सिमिलरली इसको फिर से हम रन करते हैं, कंट्रोल F9। अब हम वैल्यूज को चेंज कर देंगे। अब हम पहला वाला वैल्यू बड़ा छोटा दे देंगे 10 एंड बी का वैल्यू हम बड़ा दे देंगे 67। अब देखिए बी इज ग्रेटर देन ए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब एल्स वाले पोर्शन में ये चला गया क्योंकि जो कंडीशन है वहां पे चेक हुआ 10 ग्रेटर देन 67, क्योंकि 10 ग्रेटर देन 67 नहीं है इसलिए कंडीशन को फॉल्स माना जाएगा, इसलिए ये एल्स पार्ट में चला गया। ये हमारा कौन सा वाला पोर्शन है जो हमने पढ़ा था, एक तो था सिंपल इफ स्टेटमेंट, दूसरा था इफ एल्स स्टेटमेंट। ये इफ एल्स है कि इफ एल्स किस तरह से काम करता है, और ये हमारी सिलेबस में भी है। हमें प्रोग्राम है कि 3 नंबर्स में से आप देखो बड़ा कौन सा है, वो इसके बाद सीखेंगे जब हमें ये सारी चीजें पहले आएगी कि किस तरह से क्या करना है। तो ये हमने सीखा कि किस तरह से ये काम करता है इफ और एल्स। अब यहाँ पे सीखने के लिए ही इसको मैं सेव करता हूं, पहले सेव एज test1.cpp, एग्जिस्टिंग फाइल को ओवरराइट करते हैं हम। हाँ, तो ये किस लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे, अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि सिंपल इफ किस तरह से काम करता है। हम अब वैल्यूज कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि हमें अब यहाँ पे सीखना है कुछ, हमें वो प्रोग्राम जो सिलेबस का था वैसा कुछ नहीं करना है, इसलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से काम करेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली सी आउट बिफोर इफ स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, मैं देखना चाहता हूं कि मेरा कंट्रोल इस टाइम कहाँ पे है। \n, इसको मैं क्लोज करके यहाँ पे सेमीकोलन डाल देता हूँ। इसके बाद इफ a ग्रेटर देन b, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक सेकेंड, एंटर टैब, हाँ यहाँ पे हम लिखेंगे इंट a, कैपिटल वाला a लिखा मैंने, इज इक्वल टू 10 कामा b इज इक्वल टू 15। अब देखेंगे इसके बाद क्या होगा, बिफोर इफ स्टेटमेंट इफ a ग्रेटर देन b, इसके अंदर हम डिस्प्ले कराएंगे, सिंपली हम लिखेंगे वेल डन और कुछ नहीं लिखेंगे, या यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल हाई कंडीशन ट्रू, कुछ भी लिख सकते हैं हम, कंडीशन ट्रू \n, हाँ ये हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद हम इस वाले पार्ट को, एल्स पार्ट को नहीं रखेंगे, हम थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पे लिखेंगे सी आउट आफ्टर इफ स्टेटमेंट। अगर आपको ध्यान होगा प्रोग्राम की तरफ आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमने सिंपली लिखा इंट a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 15, a को हमने वैल्यू दे दिया 10 और b को 15, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए जहाँ पे मैंने इनको डिक्लेयर किया a और b को, वहीं पे मैंने उनको वैल्यूज भी दे दिए। सो दिस इज नोन एज
वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। में बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि बाद में जब आप पढ़ोगे ना या एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा उस टाइम आप भूल जाओगे कि वो इनिशियलाइजेशन क्या था। इसलिए मैं आपको बार बार ये याद दिलाता हूं कि जब हम वैल्यूज देते हैं डिक्लेरेशन के वक्त ही उसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो हम अगर देखेंगे सी आउट बिफोर इफ स्टेटमेंट, दैट मीन्स बिफोर इफ स्टेटमेंट डिस्प्ले होना चाहिए, इफ से पहले हम उसके साथ और कुछ नहीं करना चाहेंगे। और जब इफ खत्म हो जाएगा, इफ वाली कंडीशन जब खत्म हो जाएगी तो आफ्टर इफ स्टेटमेंट हमें डिस्प्ले पे आना चाहिए। लेकिन कंडीशन के साथ क्या रख रहे हैं, अभी हम सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं इफ ए ग्रेटर देन बी, दैट मीन्स अगर ए का वैल्यू बी से बड़ा है। हम ए का वैल्यू पहले बड़ा रखते हैं, यहाँ पे ए का वैल्यू हम रखेंगे फॉर एग्जाम्पल 27। अब ए बी से बड़ा है, फिर क्या होना चाहिए, फिर ये सी आउट हाई कंडीशन ट्रू, ये डिस्प्ले होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इस वक्त कंडीशन ट्रू है क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन ट्रू है इसलिए ये डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तीनों स्टेटमेंट्स डिस्प्ले होनी चाहिए। हम देखेंगे ये किस तरह से काम करेगा। Alt F9, गुड, कंट्रोल F9। आप देखिए बिफोर इफ स्टेटमेंट हाई कंडीशन इज ट्रू, आफ्टर इफ स्टेटमेंट दैट मीन्स इफ स्टेटमेंट से पहले वाले जो भी स्टेटमेंट्स थे वो भी एग्जीक्यूट हो गए, उसके बाद वाले भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए। लेकिन इफ के साथ जो एसोसिएटेड स्टेटमेंट था एक ही था, हाई कंडीशन ट्रू, वो भी एग्जीक्यूट हो गया। क्यों एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि कंडीशन इस टाइम ट्रू है। अब देखिए हम कंडीशन को फॉल्स बना लेते हैं। किस तरह से, हम इनका वैल्यू चेंज करेंगे। हम बी का वैल्यू रखेंगे 150। अब देखिए, अब जब कंडीशन पे फिर से आ जाएगा, ये चेक करेगा इफ ए ग्रेटर देन बी, that means if 27 greater than 150 but 27 is not greater than 150, that means condition is false. When condition is false, the statement is associated with the if statement are not executed. इस टाइम ये हाई कंडीशन ट्रू एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इस टाइम इसके अंदर कंट्रोल जाएगा ही नहीं, क्योंकि इस टाइम जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स है। हम देखेंगे Alt F, हम इसको सेव नहीं करेंगे, Alt F9, कंट्रोल F9। यहाँ पे आप देखिए बिफोर इफ स्टेटमेंट, आफ्टर इफ स्टेटमेंट, लेकिन जो इफ स्टेटमेंट की बॉडी थी वो एग्जीक्यूट नहीं हो गई। इसको बोलते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। ये आपको समझ आना चाहिए अब कि इफ स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है, जिसमें सिर्फ सिंगल पाथ होता है, या तो वो एग्जीक्यूट होगा या एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन इसमें एक ही स्टेटमेंट हमने रखा है, इसलिए मैंने पैरेंथेसिस यूज नहीं किए हैं। आपको हमेशा याद रखना है, अगर एक से ज्यादा हमें एसोसिएट करना है फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। सी आउट सेकंड इफ स्टेटमेंट, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ कुछ भी, ठीक है। ये नहीं आप यही याद रखोगे कि यही लिखना है शायद जरूरी। इसी के साथ और एक मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, सी आउट थर्ड इफ स्टेटमेंट। ये देखिए आप, अगर आप ऐसे ही देखोगे ना नजरों से, आप सोचोगे कि इफ ए ग्रेटर देन बी के साथ हमने तीन स्टेटमेंट एसोसिएट किए हैं, हाई कंडीशन ट्रू, सेकंड इफ स्टेटमेंट, थर्ड इफ स्टेटमेंट। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी ये तीनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कोई नहीं एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये जनरली देखने से पता चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि इफ स्टेटमेंट के साथ या लूप के साथ या कोई भी जब स्टेटमेंट इसमें होता है सी प्लस प्लस में, कंडीशनल स्टेटमेंट कोई या लूपिंग स्टेटमेंट, उसके साथ बाय डिफॉल्ट एक ही स्टेटमेंट एसोसिएट हो जाता है। अगर एक से ज्यादा को हमें एसोसिएट करना है इसके साथ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करना पड़ेगा। इस तरह से हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं, और ये हो गया ओपनिंग वाला और ये हो गया क्लोजिंग वाला। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो इन सभी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी हम देखेंगे क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, ए ग्रेटर देन बी अगर हम देखेंगे दैट मींस 27 ग्रेटर देन 150, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो सिर्फ पहला और लास्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये तीन स्टेटमेंट्स बीच के एग्जीक्यूट नहीं होने चाहिए। हम देखेंगे ये इसमें कोई एरर नहीं है। अब देखेंगे, ये देखो पहला और सिर्फ लास्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया है। अब हम कंडीशन को फिर से ट्रू कर देते हैं, हम देखेंगे ये तीन स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे कि नहीं। हमने क्या किया, हमने ए का वैल्यू रखा 270 और बी का वैल्यू रखा 150। अब कंडीशन अगर देखेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी, तो ए बी से बड़ा है, इसलिए जब ये कंडीशन ट्रू है, ये पहला वाला स्टेटमेंट भी, आखिरी वाला स्टेटमेंट और ये तीन स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। हम देखते हैं एक बार,
करेक्ट है ये देखिए, बिफोर इफ स्टेटमेंट, हाई कंडीशन इज ट्रू, सेकंड इफ स्टेटमेंट, थर्ड इफ स्टेटमेंट, आफ्टर इफ स्टेटमेंट। तो इस तरह से हम सिंपल इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हो किसी इफ स्टेटमेंट के साथ, आप उसमें अगर करली ब्रैकेट्स रखोगे फिर भी ठीक है, नहीं रखोगे फिर भी ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा जब होंगे उस टाइम किसी भी सूरत में आपको करली ब्रैकेट्स रखनी है, अदरवाइज बाकी स्टेटमेंट इसके साथ एसोसिएट नहीं हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कंडीशन को हम फिर से फॉल्स कर देते हैं 1 मिनट के लिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम कर्ली ब्रैकेट्स नहीं रखेंगे तो क्या होगा। अब देखिए, a इक्वल टू 27, b इक्वल टू 150। तो अगर कंडीशन की बात हम करेंगे, दैट मीन्स इज 27 ग्रेटर देन 150, नो, कंडीशन इज फॉल्स। तो हमारे देखने से क्या पता चलता है, ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं ये इस टाइम एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। लेकिन जब हम देखेंगे रन करके इसको, हम देखेंगे रिजल्ट क्या आएगा, कंट्रोल F9, ये देखिए, बिफोर इफ स्टेटमेंट, सेकंड इफ स्टेटमेंट, थर्ड इफ स्टेटमेंट, आफ्टर इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। लेकिन वो जो एक स्टेटमेंट था पहला वाला, जहां पे हमने लिखा है कंडीशन ट्रू, वो वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक ही उसके साथ एसोसिएट हो गया। ये आपको याद रखना है कि इनके लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, अगर हम सिर्फ एक स्टेटमेंट रखा है हमने, उसको आप करली ब्रैकेट्स रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, वो एसोसिएटेड है उस कंडीशन के साथ। लेकिन अगर हमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स है तो उनको किसी भी सूरत में हमें विद इन करली ब्रैकेट्स रखना ही पड़ेगा। तो ये हो गया इफ वाला स्टेटमेंट। इसके बाद एल्स वाला स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है, इफ एल्स वाला वो मैंने अभी आपको प्रोग्राम के थ्रू दिखाया कि इफ एल्स किस तरह से, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, या तो इफ वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे या तो एल्स वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। दोनों पार्ट्स में से एक पार्ट किसी भी सूरत में एग्जीक्यूट होना ही होना है। कंडीशन ट्रू है, इफ वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, कंडीशन जब फॉल्स है तो एल्स वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाता है सिंपल इफ स्टेटमेंट में, कंडीशन अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, वरना कंट्रोल बाहर आ जाता है और कोई पार्ट हमने इसके साथ नहीं रखा है। और अगर हम ये इसको क्या बोलते हैं, अगर फॉल्स होगी कंडीशन, तब ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो बस इतना ही याद रखना, इसमें दूसरा पाथ नहीं होता है। Alt F, quit, नो, इसको क्लोज कर देते हैं। ये आज का